निधि ने जोरो का आधा चेहरा देखा तो वो चौंक उठी थी। जोरो उसे बचाने के लिए इन सभी से लड़ रहा था। निधि का दिल जोरो के लिए धड़क उठा। तभी निधि का माथा ठनका। उसे याद आया कि उस दिन जोरो के रिफ्लेक्स देखकर उसे लगा ही था कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट रह चुका है। क्या ये कोई निंजा है? नहीं नहीं, निंजा तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। कायनात निधि की सोच पर मुस्कुरा रही थी। उसे क्या पता था कि उसका दिल एक निंजा की गिरफ्त में होने वाला था। वहीं जोरो का जब आधा मास्क टूटा और उसका चेहरा उन समुराइयों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। जिस समुराई ने अभी अभी जोरो पर कुशारी गामा फेंकी थी, उसने जब जोरो का चेहरा देखा तो उसके शरीर के अंदर उसे एक झटका सा महसूस हुआ। वो झटका डर का था। वो 2 कदम पीछे हटा। ओनर ऑफ डेथ, ओनर ऑफ डेथ, ओनर ऑफ डेथ। ये सुनते ही सब एक पल के लिए रुक गए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो सब ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो जान चुके थे कि उनकी मौत आज पक्की हो चुकी है, पर इंसान मरने से पहले खुद को बचाने के लिए थोड़ा सा छटपटाता है। उसी छटपटाहट के साथ समुराइयों ने हमला बोल दिया। जोरो जान गया था कि उसका चेहरा देखने से ही ये समुराई डर चुके हैं। उसी डर के कारण वो आधा तो जीत ही चुका था। जब कोई योद्धा युद्ध में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठता है तब उसकी मौत निश्चित हो जाती है। और हुआ भी ऐसा ही। जोरो भी हर एक को बड़ी आसानी से हरा रहा था, उनके गले काट रहा था। हंसराज बस उसे लड़ते हुए देख मुस्कुरा रहा था। निधि वहां नहीं थी। सतनाम उसे हिफाजत से बाहर ले गया था। हंसराज भी अच्छी तरह से जान गया था कि जोरो की आइडेंटिटी छुपाना सबसे ज्यादा जरूरी था। हंसराज उस पर फिदा हो चुका था। जोरो की आंखों में अब मासूमियत की जगह बस हैवानियत दिखाई दे रही थी। जोरो के हाथ अब कुशारी गामा आ चुकी थी। वो उसी से समुराई के हाथ पैर काट रहा था। एक समुराई की तो आंखों में कुशारी गामा फेंक के मारी और फिर एक ही झटके में उसकी चेन खींची, जिससे उस समुराई की आंख बाहर आ गई। अपने नाम को जस्टिफाई करता हुआ वो सारे समुराइयों को मौत दे चुका था। जब वो रुका तो वो पूरा खून से सना हुआ था। उसने आसपास देखा तो समुराई की लाशें इधर उधर पड़ी थी। हंसराज ने उसे देख तालियां बजाते हुए उसके पास आया। जोरो को याद आया कि निधि भी वही थी। उसने आसपास देखा पर निधि कहीं नहीं दिखी। घबराने की जरूरत नहीं है। निधि ने तुम्हें समुराई की जान लेते हुए नहीं देखा। वैसे तुम बिल्कुल समुराई की तरह लड़ते हो। तुमने ये सब कहां से सीखा? जापान का हर बच्चा बचपन में मार्शल आर्ट सीखता है। मुझे इसमें रुचि थी तो थोड़ा ज्यादा सीखा। हंसराज जानता था कि जोरो झूठ बोल रहा था, पर उसने आगे कुछ न पूछने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और जोरो के चेहरे को खुद ही पोंछने लगा। जोरो पहले तो मना करते हुए पीछे हटा, पर हंसराज को कोई फर्क न पड़ा। वो पोछे ही जा रहा था। निधि से क्या कहने वाले हो? सतनाम निधि को फैक्ट्री से बाहर लेकर आ गया था। निधि अंदर जाना चाहती थी पर सतनाम उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। वैसे वो किसी की भी नहीं मानती, पर सतनाम अंकल की वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी, तो वो उनकी बात भी नहीं टाल सकती थी। पर वो बस जोरो के बारे में सोच रही थी। क्या वो सच में जोरो था? हाँ, वो जोरो की ही आंखें थी। मेरा अंदाजा सही था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, इसीलिए तो वो इतनी आसानी से तलवारों से बुलेट रोक रहा था। शायद जापान के सबसे ऊंचे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट से ट्रेनिंग ली है, पर वो इतना चोमू बनकर क्यों घूमता है? अगर कॉलेज की लड़कियां उसे लड़ते देखती तो जोरो पर फिदा हो जाती, पर वो यहाँ आया कैसे? सतनाम अंकल, ये जोरो यहाँ क्या कर रहा है? सतनाम कुछ जवाब देता उसके पहले ही निधि की नजर हंसराज और जोरो पर पड़ी, जो उनकी तरफ ही आ रहे थे। हंसराज ने जोरो के चेहरे पर से सारा खून साफ कर दिया था। जोरो की कमीज भी बदल दी गई थी, मानो वो खून से नहाया ही ना हो। हंसराज अपनी बेटी के करीब आया। निधि अपने पिता को इग्नोर करते हुए जोरो के गले लग गई। जोरो को ये अजीब लगा, पर वो चुप रहा। हंसराज के चेहरे पर भी कोई आपत्ति नहीं दिख रही थी, उल्टा वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हंसराज ने सतनाम की तरफ देखा। रंगा का कुछ पता चला? नहीं सर, शायद वो बचकर भाग निकला है। भाग कर जाएगा कहाँ? जितनी जल्दी हो सके उसे ढूंढो और उसे कुत्ते की मौत दो। जोरो ने निधि को अपने आप से अलग किया। निधि को भी लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है, तो वो भी जोरो से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो अब इधर उधर देख रही थी। क्या कर बैठी निधि? तू खुद पर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं कर सकती? जोरो क्या सोच रहा होगा? वही जोरो मन ही मन खुश हो रहा था। उससे तो लगा कि हर फाइट के बाद अगर ऐसा हक मिले तो वो तो 100 से भी ज्यादा समुराइयों को मारने के लिए तैयार हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जोरो? I mean कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? और तुमने मार्शल आर्ट कहाँ से सीखा? हाँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं जापान से हूँ और वहाँ तो हर एक गली में मार्शल आर्टिस्ट भरे पड़े हैं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। हंसराज मन ही मन जोरो को गालियां दे रहा था कि इसे झूठ बोलना तक नहीं आता। इसे थोड़ा बहुत कहते हैं? तुम अपनी तलवार से बुलेट को रोक रहे थे। ये एक माहिर मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकता है। मैं भी तो एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। क्या?
तो तुम किडनैप कैसे हो गई? जोरो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। निधि भी इस सवाल को सुन इधर उधर देखने लगी। मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद वो किडनैप हो गई। वो काफी एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। निधि ने बात घुमाने की कोशिश की। तो तुमने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? अरे वो तो मैं तुम्हारे घर आया था ना, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें किडनैप करके ले गए, तो अंकल के साथ मैं भी चला आया। तुम मेरे घर आए थे? क्यों? मैं तुम्हें मेरा इताची का एक्शन फिगर देने आया था, तुम्हें चाहिए था ना? निधि खुश हो गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई। उसे याद आया कि वो एक्शन फिगर जोरो का भी फेवरेट है। हाँ, पर किस खुशी में? मैं शहर छोड़कर जा रहा था, तो सोचा कि तुम्हें ये पसंद है, तो दोस्ती के नाम तुम्हें ये देता जाऊं। What? तुम शहर छोड़कर जा रहे हो? पर क्यों? बस यूं ही, शायद मुझे ये शहर रास नहीं आया। निधि और जोरो बहस कर रहे थे। उन दोनों को लड़ता देख सतनाम और हंसराज मुस्कुरा रहे थे कि तभी हंसराज की नजर रंगा पर गई। रंगा कहीं नहीं भागा था, वो बस छुप गया था। उसके पास एक गन थी, बस वो एक मौके की तलाश में था और उसे मौका मिल गया था। वो गन लेकर सामने आया। वो हंसराज को हमेशा के लिए दर्द देना चाहता था। उसने निधि की तरफ गन तानी। तभी हंसराज की नजर रंगा पर गई। वो समझ गया कि वो निधि को मारने जा रहा है। निधि! हंसराज को चिल्लाता देख निधि ने अपने पिता की तरफ देखा, जिसकी नजर रंगा पर थी। निधि ने भी उसी दिशा में देखा तो रंगा उसके सामने गन लिए खड़ा था। हंसराज निधि के सामने आकर खड़ा हो गया और 3 गोली हंसराज की पीठ में जाकर लगी। निधि सन्न रह गई। जिस आदमी से उसने हमेशा नफरत की थी, आज उसने ही उसकी जान बचाई। सतनाम ने रंगा को गोलियों से भून डाला। हंसराज अपनी बेटी की तरफ देख मुस्कुराए। लव यू प्रिंसेस। हंसराज ने अपनी आंखें बंद कर ली। बारह साल पहले मुंबई शहर में हंसराज ने अपने बड़े बेटे रुद्र के बर्थडे पर ग्रैंड पार्टी का आयोजन किया था। शहर के बड़े बड़े नामी बिजनेसमैन इस पार्टी में शरीक हुए थे। निधि केवल 8 साल की थी। वो अपनी मम्मी ममता का पल्लू पकड़कर ममता जहां जहां जाती थी, वो भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। हंसराज सभी मेहमानों से मिलने में लगा हुआ था। तभी उनका बेटा रुद्र उनके पास आया। सभी मेहमान रुद्र को देख उसे बर्थडे विश करने लगे। हंसराज ने भी अपने बेटे को गोद में उठा लिया। तभी उसकी नजर अपनी बीवी ममता पर गई, जिसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। वो अपनी बीवी के पास गया। ममता, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ? पता नहीं, आज सुबह से ही मेरा दिल बेचैन है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। क्या तुम भी? देखो, ऐसे बुरे ख्याल मत लाओ दिमाग में। आज हमारे बेटे रुद्र का जन्मदिन है, इसे सेलिब्रेट करते हैं। ममता ने हाँ में सर हिलाया और एक मुस्कान दी। वो मुस्कान फीकी थी। तभी सतनाम वहां आ गया। सर, केक काटने का समय हो गया है, सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, प्लीज आइए। हंसराज ने सिर हिलाकर हामी भरी और रुद्र को अपनी गोद में उठा लिया। हमारा राजा बेटा केक काटेगा। सभी गेस्ट इकट्ठा हुए और तभी ट्रे में केक लाया गया। रुद्र के हाथ में हंसराज ने प्लास्टिक का चाकू थमाया। रुद्र केक को काटने ही जा रहा था कि एक बुलेट रुद्र के फोरहेड में जा घुसी। रुद्र का जन्मदिन मृत्यु दिवस में तब्दील हो चुका था। ममता ये देख चिल्ला उठी और अपने बच्चे के पास आई कि तभी दूसरी गोली ममता के सर में जा घुसी और ममता भी वहीं ढेर हो गई। हंसराज कुछ समझ पाता कि तभी एक बंदा मशीन गन लेकर कमरे में आ गया और उसने मशीन गन चला दी। 2 मिनट तक वो आदमी बस फायरिंग करता रहा। सतनाम ने ऐन मौके पर निधि को कवर कर लिया था। हंसराज, हरामजादे, तूने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा था। आज मैंने तेरे बेटे को मारकर अपना बदला लिया है। मौका देखकर हंसराज के गार्ड्स ने उस आदमी को गोलियों से भून डाला, पर उस आदमी की कही बात तब से निधि के कानों में सुनाई दे रही थी। यही आवाज निधि को अपने पिता से नफरत करने की वजह बन गई थी। जब भी वो अपने पिता हंसराज की तरफ नरम होने की कोशिश करती, वो आवाज फिर से उसके कानों में गूंजने लगती। आज सुबह तक निधि के कानों में उस आदमी की आवाज सुनाई दे रही थी, पर जब उसके पिता हंसराज ने उसे बचाने के लिए खुद को मौत के गले लगाया तो उन गोलियों की आवाज में उस आदमी की आवाज दब सी गई। हंसराज को दिल्ली के स्टार्लिंग हॉस्पिटल में ले जाया गया। दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाया गया जो हंसराज को ऑपरेट कर रहे थे। हंसराज का ऑपरेशन चल रहा था। निधि ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठी थी। उसके चाचा और आकाश भी वहां आ गए थे। जब यह खबर निधि के दोस्तों को मिली तो अंजलि और रोनी भी वहां आ गए। इस समय में जोरो निधि के पास से हिला तक नहीं था। निधि के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो शॉक में थी। जोरो को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो निधि से क्या कहे। वो इस मामले में अनाड़ी था। तभी उसके चाचा विनीत और उसकी बीवी टीना, बेटा आकाश भी वहां आ गए। जब निधि का परिवार वहां आ गया तो जोरो को लगा कि उसे अब यहां से जाना चाहिए और वो उठकर जाने लगा कि तभी निधि की दोस्त अंजलि और रोनी भी वहां आ गए। रोनी को देख निधि उसके गले लगकर रोने लगी।
दूर खड़ा जोरो ये सब देख रहा था। उसके सीने में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। जोरो अपने रूम पर वापस लौटा जहां प्रोफेसर चौधरी उसका कब से इंतजार कर रहे थे। कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हारी वजह से हमारी फ्लाइट मिस हो गई। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है अंकल। वो समुराई हमारे पीछे नहीं बल्कि निधि को जान से मारने के लिए आए थे। व्हाट? निधि को मारने? तुम्हें कैसे पता? जोरो ने प्रोफेसर को सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद यानी क्लब में वो तुम्हें नहीं बल्कि अपना कंसाइनमेंट पूरा करने आए थे। पर समुराय निधि के पीछे क्यों है? हाँ, क्योंकि उसके पिता अंडरवर्ल्ड डॉन हंसराज रायजादा हैं। हंसराज रायजादा का नाम सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क बन गया था, पर वो चुप रहा। समुराई इंडिया में कब से ऑपरेशंस कर रहे हैं? कई सालों से कर रहे हैं। जब समुराय का बिजनेस लॉस्ट में जा रहा था तो उन्होंने उन देशों से संबंध स्थापित किए जहां क्राइम रेट हाई था। मुझे भी क्लब वाला हमला एक कंसाइनमेंट ही लगा था, पर उन लोगों ने जिस तरह तुम पर हमला किया तो मुझे लगा कि वो तुम्हारे ही पीछे यहाँ आए हैं। यानी हम ठीक दाई सुके की नाक के नीचे हैं। समुराई अपना मिशन किसी भी हाल में पूरा करेंगे। वो निधि को मारने वापस आएंगे। पर तुम कह रहे थे कि तुमने रंगा को मार दिया है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि निधि की किडनैपिंग में केवल रंगा का ही हाथ था। मुझे लगता है कि गेम इससे भी बड़ा है। कोई है जो पर्दे के पीछे रहकर शतरंज की चाल चल रहा है। पर कौन, ये पता लगाना होगा हमें। हमें? तुम तो क्राइम की दुनिया से दूर रहना चाहते थे ना? अरे हाँ 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 हाँ, जिससे जुर्म की दुनिया से दूर रहना था उससे प्यार हुआ तो भी किससे? अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी से। प्रोफेसर हंसने लगा। ये मैं पहले ही सोच चुका हूं। पर निधि रोनी से प्यार करती है और मैं उन दोनों के प्यार के बीच नहीं आना चाहता। पर मैं ये सुनिश्चित जरूर करना चाहता हूं कि वो सेफ रहे। इसलिए निधि की जान के पीछे कौन है ये मुझे पता लगाना होगा। तुम्हें पता है कि निधि के पिता हंसराज रायजादा ही इंडियन फिनिक्स हैं? जोरो ने जब ये सुना तो उसके कान खड़े हो गए। जोरो ये सुन पूरा हिल चुका था। फिनिक्स पर हमले की खबर ने पूरे अंडरवर्ल्ड में खलबली मचा दी थी। सारे बड़े डॉन और माफिया ने मुंबई के होटल ग्रीनलैंड में मिलने का तय किया। यह होटल मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन आसिफ का ही था। आसिफ पिछले 10 साल से फिनिक्स की छत्र छाया में मुंबई को संभाल रहा था। सभी डॉन होटल के 3rd फ्लोर पर इकट्ठा हुए। ये फ्लोर आसिफ ने अपनी प्राइवेट मीटिंग्स और अय्याशी के लिए बनाया हुआ था, जहां आज सभी डॉन इकट्ठा हुए थे। रंगा को हंसराज को मारने की जरूरत क्या थी? हंसराज ने अभी भी 3 उम्मीदवार का नाम नहीं दिया। कोलकाता के डॉन आदित्य बजाज ने अपनी बात कही। उसके चेहरे पर टेंशन के साथ एक डर भी था, जो उस फ्लोर पर बैठे हर सदस्य के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे तो बस यही डर है कि कहीं गैंग वॉर ना शुरू हो जाए, वरना धंधे पर बहुत असर पड़ेगा। याद है ना पटेल भाई, किस तरह 12 साल पहले फिनिक्स के परिवार पर वार हुआ था? तब उसने किस तरह गदर मचाया था। इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही होने वाला है। हम सभी ने यह तय किया था कि जब तक वो फिनिक्स के 3 उम्मीदवार का नाम नहीं दे देता तब तक उसे जिंदा रखा जाए। उससे पहले हम में से कोई भी वार नहीं करेगा। तो फिर रंगा ने किसके कहने पर उसकी बेटी पर हमला किया? सभी डॉन एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। अब हंसराज को भी यही लगेगा कि उस पर हमला फिनिक्स की चेयर के लिए किया गया है। अब हमें बस उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। ये सुनकर सभी के शरीर का खून जम गया। सभी वहां बात कर रहे थे तो किसी को ये पता नहीं था कि उस फ्लोर की सारी बातें रूम नंबर 106 में बैठा अकीरा सुन रहा। चलो सुनो अगले